एक मशहूर कहानी से शुरुआत करते हैं, है ना। कहानी है डेला और जिम की। न्यूयॉर्क के एक पुराने छोटे से फ्लैट में जब कैलेंडर के पन्ने क्रिसमस की आहट देने लगे, तब डेला के हाथ में जमा पूंजी के नाम पर था सिर्फ $1.87। नई नई गृहस्थी थी, दो लोग थे जिनके बीच मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस पैसों की। उनकी इस तंगहाली की दुनिया में बस दो ही चीज़ें ऐसी थीं जिन पर वो नाज कर सकते थे। एक, जिम की सोने की घड़ी जो उसे विरासत में मिली थी, जो किसी राजा के खजाने से कम नहीं थी, और दूसरी डेला के लंबे सुनहरे बाल जो अगर खिड़की से नीचे लटका दिए जाएं तो किसी रानी के गहने भी फीके पड़ जाएं। फिर देखते ही देखते क्रिसमस ईव की शाम आ पहुंची। डेला की बहुत ख्वाहिश थी कि वो जिम को कोई खूबसूरत तोहफा दे, लेकिन $1 में भला क्या आता है। आईने के सामने खड़ी होकर अपने उन रेशमी बालों को देखते हुए डेला ने एक कठिन फैसला लिया। वो दौड़ती हुई एक हेयर शॉप में गई और अगले ही पल कैंची चलने की आवाज़ आई और उसके वो प्यारे सुनहरे बाल ज़मीन पर बिखर गए। बदले में उसे मिले $20। उस पैसे से उसने पूरा शहर छान मारा। आखिरकार उसे जिम की उस शाही घड़ी के लिए एक प्लैटिनम चेन मिली, साधारण पर बेहद शानदार, बिल्कुल जिम जैसी। शाम को जब जिम घर लौटा तो दरवाजे पर डेला के छोटे बालों को देखकर वो पत्थर का हो गया। ना गुस्सा ना हैरानी, उसकी आंखों में बस एक अजीब सा खालीपन था। जिम ने जेब से एक पैकेट निकाला और टेबल पर रख दिया। डेला ने जैसे ही पैकेट खोला वो फूट फूट कर रोने लगी। अंदर रखा था एक महंगी कंघी का सेट जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। वही कंघी जिसे शोरूम में देखकर डेला आहें भरती थी। जिम ने वही खरीदा था उसके लंबे बालों के लिए, वो बाल जो अब थे ही नहीं। अपने आंसू पोंछते हुए डेला मुस्कुराई। उसने जिम से कहा, मेरे बाल तो फिर से उगाएंगे जिम, पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। डेला ने अपनी मुट्ठी खोली और वो चमकती हुई प्लैटिनम चेन जिम की तरफ बढ़ा दी। बोली, लाओ अपनी घड़ी दो, मैं तुम्हें ये चेन पहना दूँ। जिम ने थके हुए शरीर को सोफे पर गिरा दिया और एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, डेला, वो घड़ी अब मेरे पास नहीं है। तुम्हारे लिए वो कंघी खरीदने के लिए मैंने अपनी वो शाही घड़ी बेच दी। ज़रा सोचिए उस मंजर को। डेला के हाथ में घड़ी की चेन है पर जिम के पास घड़ी नहीं। जिम के हाथ में कंघी है पर डेला के पास बाल नहीं। ये देखकर शायद भगवान भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले होंगे, वाह कैसा ये अजीब इत्तेफाक, कैसा ये खेल जहाँ दोनों के हाथ खाली पर दिलों का है गहरा मेल। बिक गई वो घड़ी, कट गए वो सुनहरे बाल, पर इस खोने में ही छुपा था इश्क का सबसे खूबसूरत हाल। तोहफे भले ही बेवक्त हो गए, बेअसर हो गए, पर वो बिना कुछ कहे हमेशा के लिए हमसफ़र हो गए, क्योंकि यहाँ गणित हार गया और जज्बात जीत गए। जो लम्हे अफसोस के हो सकते थे वो प्यार का गीत बन गए, क्योंकि मोहब्बत वो नहीं जो चीज़ों से तौली जाए, मोहब्बत वो है जो बिना लफ्ज़ों के बोली जाए। जहाँ अपनी ख्वाहिशों से ज़्यादा दूसरे की मुस्कुराहट मायने रखती है, बस वहीं से ये दुनिया प्यार को सबसे ऊपर रखती है। Follow through, take your time. You move like water and taste like wine. You're holier than I am. कहने को तो लव बस 4 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है, पर इसकी गहराई को नापने के लिए ना कोई तराजू ना कोई हद है। जैसे साइंस कहती है कि इस कायनात को डार्क मैटर ने थाम रखा है, एक ऐसी अदृश्य ताकत जिसने सितारों को गले लगा रखा है, जो न दिखाई देती है न पकड़ में आती है, बस खामोशी से पूरी गैलेक्सी को एक साथ चलाती है। ठीक वैसे ही हमारे बिखरते समाज को जिस धागे ने जोड़ा है वो मोहब्बत ही है, जिसने हमें एक दूसरे की ओर मोड़ा है। अब लोग पूछते हैं कि आखिर प्यार की परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ भरोसे और जज्बातों का एक मिला जुला सा साया है? पर ज़रा सोचो, क्या समंदर की गहराई किसी बाल्टी से नापी जा सकती है? या उस डेला और जिम की कुर्बानी सिर्फ स्नेह के शब्दों में बांधी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली समस्या यही है कि जब हम इश्क को परिभाषाओं में कैद करते हैं तो अनजाने में ही एक धोखा पैदा करते हैं, क्योंकि लफ्ज़ अक्सर जज्बातों को सुलझाते नहीं बल्कि उसे मन की और गहराई में छुपा देते हैं। जो आंखों के सामने है और जो पर्दे के पीछे महसूस होता है, बस इन्हीं दो किनारों के बीच रिश्तों का सच खोता है। इसी कॉन्टेक्स्ट पर लेबनीज़ अमेरिकन लेखक खलील गिब्रान की वो मशहूर बात याद आती है, जहां उन्होंने लिखा था कि एक दिन तुमने मुझसे पूछा, मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी या तुम? मैंने जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी। ये सुनकर तुम रूठ कर चली गई, पर जाते वक्त तुम ये नहीं जान पाई कि तुम ही तो मेरी ज़िंदगी थी। I swear I love you, but I am afraid. प्यार ऐसा ही है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये गणित का कोई फॉर्मूला नहीं मानता,
ये वो एहसास है जो नफ़े नुकसान की भाषा जानता नहीं। यहाँ जो होठों से बोल दिया, अक्सर उससे कहीं गहरा वो सच होता है जो कभी कहा ही नहीं गया। लेकिन क्या मोहब्बत की ताकत सिर्फ इसी रोमांटिक बातचीत या मान अभिमान तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर जब मौत आकर दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तब यही एहसास इंसान के जिंदा रहने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल की कहानी बोलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब नाज़ी आर्मी ने विक्टर फ्रैंकल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में धकेल दिया, जहां मौत का साया हर वक्त सर पर मंडरा रहा था, जहां हर पल गैस चेंबर में जाने का खौफ था, वहां फ्रैंकल ने खुद को एक बड़े अजीब तरीके से जिंदा रखा। वो बस अपनी पत्नी के चेहरे की इमेजिन करते रहे। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं, मगर उस काल्पनिक मोहब्बत ने ही उन्हें उस नर्क जैसी यातना को सहने की ताकत दी थी। उन्होंने बाद में एक मशहूर लाइन लिखा था, विच इज़, इंसान से उसका सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन अपने महबूब को याद करने की, उसे सोचने की आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। मतलब साफ है, जब उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट जाती है, जब लॉजिक और साइंस की समझ भी पीछे छूट जाती है, तब उस वीराने में जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, बस ये मोहब्बत ही है जो तबाही के मलबे में भी इंसान को जिंदा रखता है। मोहब्बत के अलग अलग रूप हमें दुनिया की मशहूर किताबों और सिनेमा में देखने को मिलते हैं, पर हर मोहब्बत की कहानी एक जैसी नहीं होती। एक तरफ हम देखते हैं शेक्सपियर के रोमियो जूलियट, जहां इश्क एक विनाशकारी तूफान की तरह है, एक ऐसा जुनून जो कोई अंजाम, कोई सही गलत नहीं मानता, जहां बस दिल के लिए बिना सोचे जान कुर्बान कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसका बिल्कुल अलग नज़ारा मिलता है शार्लेट ब्रॉन्टे की क्लासिक नॉवल जेन एयर में। यहाँ प्यार चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोला जाता, बल्कि ये एक खामोश इबादत की तरह है, जहाँ जेन और मिस्टर रॉचेस्टर के बीच सामाजिक दर्जे और अतीत यानी पास्ट की ऊंची दीवारें हैं। लेकिन उनका प्यार हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत में झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। फिर एफ स्कॉट कीट्सजेरल्ड की द ग्रेट गैट्सबी सामने आती है, जहाँ जे गैट्सबी अपनी पूरी जिंदगी, अपनी दौलत, अपना सब कुछ एक उम्मीद पर कुर्बान कर देता है, सिर्फ डेजी के लिए। वो जानता था कि ये रास्ता मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी, लेकिन उसकी मोहब्बत में जो पागलपन और समर्पण था, वो साबित करता है कि कुछ लोग प्यार में सिर्फ देना जानते हैं, बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना। और जब त्याग और कुर्बानी का जिक्र आता है, तो बॉलीवुड मूवी लुटेरा की याद आना लाजमी है। ओ हेनरी की क्लासिक कहानी द लास्ट लीफ पर बनी ये फिल्म, जहां वरुण अपनी मोहब्बत पक्की को जिंदा रखने के लिए एक बड़ा अजीब रास्ता चुनता है। बीमार पक्की को लगता था कि खिड़की के बाहर उस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरते ही वो मर जाएगी, और ऐसे ही एक तूफानी रात में जब पेड़ से सब पत्ते गिर गए, तब वरुण ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस डाल पर एक टिन का पत्ता पेंट कर अटका दिया। पक्की ने सोचा पत्ता अभी भी वहीं है, उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई, लेकिन वो पत्ता अटकाने के चक्कर में वरुण खुद ठंड और निमोनिया से हार गया। ये कहानियां बस किस्से नहीं, एक आईना है जो बताती हैं कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि इश्क की राह में खुद को मिटाना है, जहां हासिल करने की जिद नहीं, बस काबिल बनने की चाह है, जहां खुद का अंत ही किसी और की नई राह है। कुछ खोकर ही यहाँ किसी का होना पड़ता है, मुरझा कर ही सही किसी और के लिए खिलना पड़ता है। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना ताकि वो जी सकें, खुद अंधेरा चुनना ताकि वो रोशनी पी सके। मोहब्बत के इस उलझे हुए गणित को सुलझाने के लिए फेमस साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक ट्रायंगल का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि प्यार की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहला पिलर है पैशन, यानी जज्बात। ये रिश्ते की शुरुआत की वो आग है जो तेजी से जलती है। इसमें एक नशा होता है, एक तीखा फिजिकल अट्रैक्शन और रोमांस जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। दूसरा पिलर है इंटीमेसी, यानी नज़दीकी। यहाँ जिस्म पीछे छूट जाता है और मन का मिलन ज़रूरी हो जाता है। ये वो गहराई है जहाँ आप अपने सारे राज, सारा डर अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। असल में यहाँ प्यार से ज़्यादा दोस्ती की गहराई होती है। और तीसरा सबसे अहम पिलर है कमिटमेंट, यानी वादा। ये वो फैसला है जो कहता है चाहे जितने झगड़े हों, जितनी भी अनबन हो, आखिर में मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस यही जिद, यही डिसीजन कमिटमेंट कहलाता है। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि अगर इन तीनों में तालमेल ना हो तो वो सिर्फ अट्रैक्शन या एक तरफा चाहत बनकर रह जाता है। लेकिन जब ये पैशन, ये इंटीमेसी और ये कमिटमेंट तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं, तब जन्म लेता है कॉन्ज्यूमेट लव, यानी एक मुकम्मल मोहब्बत।
ये वो परफेक्ट प्यार है जिसकी ख्वाहिश हम सब करते हैं, लेकिन इसे हासिल करना और संभाल कर रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जरा ग्रीक माइथोलॉजी के पन्नों को पलटें तो वहां 7 तरह की मोहब्बत का जिक्र मिलता है। सबसे पहले आता है एरोस। ये किसी जंगली आग की तरह है, एक वाइल्ड फायर। इसकी बुनियाद है इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन और वो आदिकाल वाली भूख। ये प्यार लॉजिक नहीं मानता, ये तूफान की तरह आता है और सब कुछ तहस नहस करने की ताकत रखता है। ये तीखा है पर मोमबत्ती की उस फ्लेम की तरह है जो जब तक जलती है खूब रोशनी करती है पर जल्दी पिघल जाती है। लेकिन हर इश्क आग नहीं होता, कुछ प्यार बस बसंत की हल्की हवा जैसे होते हैं। ग्रीक्स ने इसे नाम दिया ल्यूडिस। वो आंखों ही आंखों की शरारत, वो फ्लर्टिंग और आज के ज़माने का क्रश या सिचुएशनशिप। इसमें गहराई भले ही कम हो पर थ्रिल की कोई कमी नहीं होती। ये दिल का वो खेल है जिसमें बस मज़ा है। पर जब बात जिस्म और शरारत से आगे बढ़ती है और दो आत्माओं का कनेक्शन जुड़ता है तब जन्म लेता है फिलिया, यानी ये गहरी दोस्ती, जहाँ लवर से बड़ा दर्जा सोलमेट का होता है। लॉयल्टी और भरोसे पर टिका ये प्यार किसी शांत नदी की तरह बहता है, बिना शोर किए बस साथ निभाता है। फिर आता है वो प्यार जो हमारे खून में, हमारे वजूद में बसा है, स्टॉर्ज, यानी माँ बाप का अपने बच्चों के लिए वो बिना शर्त वाला प्यार। इसे समझाने के लिए किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब मोहब्बत वक्त के हर इम्तहान को पास कर लेती है तब वो बन जाती है प्रैग्मा। बिल्कुल वैसे ही जैसे धीमी आंच पर पका हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट होता है, प्रैग्मा वो समझदारी है जो सालों साथ रहने के बाद आती है। जब शुरुआती नशा उतर जाता है तब जो प्यार आदतों और जिम्मेदारियों में जिंदा रहता है वही प्रैग्मा है। लेकिन किसी और को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना भी तो ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड फिलाउटिया। ये कोई घमंड या नार्सिसिज्म नहीं है, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जो इंसान खुद की कद्र नहीं कर सकता वो भला किसी और को क्या प्यार करेगा। और आखिर में मोहब्बत का सबसे पवित्र रूप अगापे, जहां न कुछ पाने की चाहत है न कोई शर्त, सिर्फ देने का सुकून है। बिना किसी उम्मीद के निस्वार्थ भाव से खुद को लुटा देना, ये वो इश्क है जो इंसान को देवता के दर्जे पर बिठा देता है। ग्रीक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि मोहब्बत असल में एक इंद्रधनुष यानी रेनबो की तरह है, जहां कभी वो तीखा लाल बनकर दहका, वही कभी शांत नीला बनकर महका। कभी वो जुनून की आग था तो कभी सफेद पवित्र राग था। पर अफसोस कि हम सिर्फ रंग देखकर ही फैसला कर लेते हैं, उसकी चमक को ही पूरा सच मान लेते हैं। और वो विशाल कैनवस जो इन सब को थामे होता है, अक्सर वही हमारी नज़रों से छूट जाता है। Pull me close, I push away. ग्रीक्स ने भले ही मोहब्बत को 7 हिस्सों में बांट दिया हो, लेकिन क्या इश्क के असली रूप को किसी लकीर में बांधा जा सकता है? जैसे प्यार की शिद्दत को समझाने के लिए फ्रांस काफ्का ने अपनी महबूबा को एक बड़ा अजीब खत लिखा था। उन्होंने लिखा, यू आर द नाइफ आई टर्न इनसाइड माई सेल्फ, दैट इज लव, दैट माई डियर इज लव। मोहब्बत का मतलब हमेशा सुकून नहीं, कभी कभी ये वो दर्द है जो बन जाता है जुनून, वही जिसे इंसान किसी डर से नहीं सहता बल्कि खुद अपनी मर्जी से इस दर्द में रहता। लेकिन मसला ये है कि ज्वालामुखी को दूर से देखना बस एक नज़ारा है, पर उस आग के साथ कहाँ कोई गुजारा है। तुम उस लावे की चमक देखकर दंग रह सकते हो, पर उसे जिंदगी भर अपने संग नहीं रख सकते हो, क्योंकि अंगारों को सीने में पाला नहीं जाता और यूं खुद को जलाकर घर संसार संभाला नहीं जाता। और जैसे ही इश्क के इस पहले चैप्टर से पन्ना पलटता है, जिंदगी की किताब में कहानी का रंग बदल जाता है। क्योंकि साइंस कहती है हमारे दिमाग में डोपामीन का असर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, इसलिए वो दिल की धड़कन जो कभी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागती थी, वक्त के साथ साथ वो शांत होने लगती है। अब वहाँ कोई तूफान नहीं उठता, बस एक सन्नाटा, एक ठहराव आ जाता है। रोज सुबह वही चेहरा, वही चाय का कप और वही घिसा पिटा रूटीन। वो शख्स जो कभी बड़ा मिस्टीरियस लगता था, अब वो बहुत जाना पहचाना और आम लगने लगता है। तब हमें लगता है शायद प्यार खत्म हो गया, पर क्या सच में ऐसा है? या फिर वो पहाड़ों से शोर मचाती हुई तेज नदी अब मैदान में आकर बस शांत हो गई है? हम गलती यही करते हैं, हम उस एक्साइटमेंट को प्यार समझते हैं और उस साइलेंस को बोर हो जाना समझ लेते हैं। जैसा कि फेमस राइटर लुइस डे बर्नियर्स ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, लव एक तरह का टेम्परेरी पागलपन है जो एक ज्वालामुखी की तरह जलता है और फिर धीरे धीरे बुझ जाता है, और जब वो आग बुझ जाती है तभी लेना पड़ता है असली फैसला। और वो फैसला क्या है? फैसला ये है कि क्या ज़मीन के नीचे तुम्हारी रूट्स एक दूसरे से इस तरह उलझ चुकी हैं कि अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि फूलों का झड़ जाना या पत्तों का सूखना तो कुदरत का नियम है।
लेकिन ज़मीन की गहराई में जो जड़ें मजबूत होकर एक दूसरे को थामे रखती हैं, जो तूफानों में भी उखड़ती नहीं, बस साथ खड़ी रहती हैं, वही है इश्क। सिनेमा के पर्दे पर हम सिर्फ ऊपर खिलते हुए फूल देखते हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे उन शक्तिशाली जड़ों की लड़ाई हमें दिखाई नहीं देती। और दूसरी तरफ जैसे ये जड़ें ज़मीन में पानी तलाश करती है ना, वैसे ही मोहब्बत एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की तलाश करती है। मशहूर ज़ेन मास्टर थिक नाथ हन ने कहा था, अंडरस्टैंडिंग के बिना लव पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम किसी को समझ ही नहीं सकते तो तुम उसे प्यार कैसे करोगे। उन्होंने एक कमाल का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा, अगर तुम जानते हो कि एक पौधे को कितना पानी और कितनी धूप चाहिए तभी वो जिंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम प्यार प्यार में बस उसे पानी ही देते रहो जबकि उसे ज़रूरत थी धूप की, तो तुम्हारा वो ज़्यादा पानी देना ही उसे मार देगा। हमारे रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमें लगता है प्यार का मतलब सिर्फ इमोशंस और रोमांस है, लेकिन सामने वाले का दर्द, उसकी साइलेंस यानी खामोशी को पढ़ पाना, यही असली प्यार है। जज्बात शायद एक दिन खत्म हो जाएं, लेकिन ये समझदारी और ये जिम्मेदारी कभी एक्सपायर नहीं होती। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम एक अजीब पैराडॉक्स का सामना करते हैं। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने इसे नाम दिया था द हेजहॉग्स डिलेमा। इमेजिन कीजिए, सर्दी की रात है और कुछ हेजहॉग्स यानी वो कांटेदार जंगली चूहे एक दूसरे की गर्माहट पाने के लिए पास आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो जितना करीब आते हैं, उनके शरीर के कांटे एक दूसरे को उतना ही ज्यादा चुभने लगते हैं। दर्द से दूर हट जाते हैं, फिर ठंड लगती है तो वापस पास आते हैं। इंसानी रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब बाहर की दुनिया जालिम हो जाती है, जब जिंदगी में ठंड बढ़ जाती है, तब हम सुकून ढूंढने के लिए अपने सबसे करीब इंसान के पास जाते हैं। और ठीक उसी वक्त हमारे ईगो, हमारी जिद और हमारी मायूसी के कांटे हमारे सबसे अपने को ही घायल कर देते हैं। इसलिए उन कांटों की तरह रिश्तों में खुशी के साथ साथ खून भी बहेगा, चुभन भी होगी। रोमन फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, जब तक तूफान नहीं आता तब तक किसी नाविक की काबिलियत साबित नहीं होती। शांत समुद्र में तो कोई भी जहाज चला सकता है, लेकिन प्यार असल में कैसा है, इसका असली इम्तिहान तब होता है जब हालात खिलाफ हो जाते हैं, जब गलतफहमी के बादल घेर आते हैं, जब स्ट्रेस और डिप्रेशन हावी होने लगते हैं। तभी पता चलता है कि आपके बगल में खड़ा इंसान सिर्फ एक पैसेंजर है या सच में आपका को-सेलर। और यहीं से हमारा सामना होता है उस कड़वे सच से कि मोहब्बत कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है जहां सब कुछ सेफ और सिक्योर हो। ब्रिटिश राइटर C.S. लुइस ने अपनी किताब द 4 लव्स में एक बड़ी निर्मम, बड़ी ऑनेस्ट बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने दिल को टूटने से बचाना चाहते हो तो किसी से प्यार मत करना, यहाँ तक कि किसी जानवर या पौधे से भी नहीं। अपने दिल को अपने स्वार्थ के ताबूत में बंद करके रखो, वहाँ वो सेफ रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। पर याद रखना, उस बंद ताबूत में हवा न मिलने के कारण वो पत्थर का बन जाएगा। वो टूटेगा नहीं, पर वो प्यार के काबिल भी नहीं रहेगा। सच यही है, लव इज टू बी वल्नरेबल, यानी अगर प्यार करोगे तो खून भी बहेगा। जिस रिश्ते ने कभी तूफान नहीं झेला, जो रिश्ता कभी टूटने की कगार पर जाकर वापस नहीं आया, वो उस कांच की गुड़िया की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत है पर बेजान है। और हम अक्सर सोशल मीडिया पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले मिस यू पोस्ट देखकर कितना क्यूट फील करते हैं। दिल में आता है ओ कितना प्यारा है, पर जब बात हमारी अपनी आती है ना, तो वही पेशेंस कहीं गायब हो जाता है। क्योंकि आज के वक्त में हम सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। 10 मिनट डिलीवरी, 1 डे शिपिंग, एक क्लिक में शॉपिंग, एक स्वाइप में अटेंशन। पर प्यार, उसके लिए इंतजार करना हमें अब आता ही नहीं। लेकिन कभी कभी इसी दुनिया में कोई दीवाना ऐसा भी होता है जो दूरी को सिर्फ फील नहीं करता, उसे पार करने का फैसला करता है। और इसी सिलसिले में सुनिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो शायद किसी भी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा हैरान अंगेज है। साल था 1975। भारत के एक छोटे से गांव का लड़का प्रद्युम्न कुमार महानंदिया और दूसरी तरफ स्वीडन के राजघराने से आई शार्लेट वॉन शेडवेन। दिल्ली आर्ट कॉलेज में प्रद्युम्न के बनाए पोर्ट्रेट्स देखकर शार्लेट अपना दिल हार बैठी। इश्क हुआ, लेकिन शार्लेट को वापस अपने देश लौटना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने प्रद्युम्न को प्लेन की टिकट देनी चाहिए, लेकिन उस खुददार आशिक ने वो टिकट लेने से मना कर दिया। कहा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से आऊंगा। पर चाहने भर से तो रास्ते नहीं बनते। जेब खाली थी, पासपोर्ट वीजा की उलझने थी। इंतजार करते करते 3 साल बीत गए। प्रद्युम्न को लगा कि अब अगर कुछ नहीं किया तो शार्लेट हमेशा के लिए खो जाएगी। तब उन्होंने एक पागलपन भरा फैसला लिया। अपनी जमा पूंजी से उन्होंने एक पुरानी साइकिल खरीदी। जी हाँ, सही सुना आपने, एक टूटी फूटी साइकिल। 1977 में जेब में सिर्फ 80 रुपए और हाथ में पेंट ब्रशेस लेकर वो शख्स दिल्ली से निकल पड़ा, सीधा स्वीडन के लिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की होते हुए यूरोप। करीब 6000 मील का अनजान सफर।
कभी जला देने वाली धूप तो कभी हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। दिन दिन भर भूखा रहना, रास्ते में अनजान लोगों के स्केच बनाकर थोड़े पैसे कमाना। सफर में पैर टूटे, साइकिल खराब हुई, लेकिन वो रुका नहीं। लगातार 4 महीने और 20 दिन पैडल मारने के बाद जब वो स्वीडन के बॉर्डर पर पहुंचे तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान साइकिल चलाकर इतनी दूर आ सकता है। लेकिन जब शार्लेट दौड़ती हुई आई और उन्हें गले लगा लिया तो वहां खड़े सभी अफसर, सारे कानून और वो कांटेदार तारे हार गईं। मोहब्बत की कशिश देखिए, एक जरा जीर्ण वन आउट साइकिल पर सवार होकर एक इंसान ने महाद्वीप पार कर दिए। ये कहानी साबित करती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो नक्शे पर बनी वो लकीरें और वो मीलों की दूरी बस मामूली नंबर्स बनकर रह जाती हैं। प्रद्युम्न का वो लंबा सफर, वो साइकिल की यात्रा, वो एक एडवेंचर था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद ही शुरू होती है असली जिंदगी, असली बसेरा। और दिक्कत यही आती है, हमारी जनरेशन को सफर पसंद है, लेकिन कहीं टिककर बसेरा करने में हमारा दम घुटने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम प्यार को आतिशबाजी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जब आतिशबाजी आसमान में फूटती है तो कितनी कमाल लगती है ना, आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी, दिल धड़का देने वाला शोर, पर उसकी उम्र कितनी होती है, बस कुछ सेकंड्स। जबकि सच्चा प्यार आतिशबाजी नहीं बल्कि अंगीठी की आग जैसा होता है, जो शायद दौड़ दौड़ कर ना जले, शोर ना मचाए, लेकिन सर्दी की रातों में वो धीरे धीरे जलता रहता है और पूरे घर को गर्म रखता है। हम उस फायरवर्क्स की पल भर की चमक के पीछे भागते हैं और इस अंगीठी की लंबी सुकून भरी गर्माहट को बोरिंग समझकर ठुकरा देते हैं। एक बार मशहूर आर्टिस्ट माइकल एंजेलो से पूछा गया था कि वो पत्थर से इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा था, मूर्ति तो पहले से पत्थर के अंदर होती है, मैं बस फालतू पत्थर को छाट कर हटा देता हूँ। एक असली पार्टनर बिल्कुल यही करता है, वो आपके अंदर छुपे उस बेहतरीन इंसान को बाहर लाने के लिए आपके ईगो और आपकी बुरी आदतों के पत्थर को रोज थोड़ा थोड़ा तराशता है। और ये काट छाट करने का प्रोसेस बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता, ये काफ़ी दर्दनाक होता है, लेकिन दिन के अंत में यही दर्द आपको मुकम्मल बनाता है। पर आज के वक्त का संकट ये है कि हम ये दर्द लेना ही नहीं चाहते। सोशियोलॉजिस्ट जिगमंड बाउमन ने इसे लिक्विड लव का नाम दिया है। उन्होंने कहा, हम अब ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रिश्ते पानी की तरह हैं, इनका अपना कोई आकार नहीं, बर्तन बदला और आकार बदल गया। हमारे पास अब ऑप्शंस की कमी नहीं है, एक स्वाइप किया और नया इंसान हाजिर। इसलिए रिश्ते के धागे में जरा सी गांठ पड़ते ही हम उसे खोलने की कोशिश नहीं करते, हम धागा ही बदल देते हैं। हम रिपेयर में नहीं, रिप्लेसमेंट में यकीन रखने लगे हैं। हम चाहते हैं एक रिस्क फ्री लाइफ, जहां प्यार हो पर कोई जिम्मेदारी ना हो, जहां खुशी हो पर कोई सैक्रिफाइस ना हो। मतलब कि आजकल हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की तरह हो, परफेक्ट फिटिंग, जीरो फ्लोज, और जैसे ही थोड़ा सा भी डिफेक्ट दिखा हम बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह। आजकल हम रिश्तों में भी रिटर्न और रिफंड का ऑप्शन ढूंढने लगे हैं। लेकिन जरा हमारी पिछली जनरेशन को देखिए, क्या उनके रिश्ते परफेक्ट थे? बिल्कुल नहीं। उनके बीच भी झगड़े थे, पैसों की तंगी थी, विचारों का अनबन था, फिर भी वो 50-60 साल एक साथ बिता देते थे। क्यों? क्योंकि वो रिपेयर कल्चर में यकीन रखते थे और हम यकीन रखते हैं रिप्लेस कल्चर में। उनका उसूल था, अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसे ठीक किया जाता है, फेंका नहीं जाता। एक्चुअली रिश्ता कोई 5 स्टार होटल का सजा सजाया कमरा नहीं है जहाँ की सारी सर्विस रेडीमेड मिलेगी। रिश्ता एक पुश्तैनी मकान की तरह है, जिसकी छत से कभी कभी पानी टपकता है, जिसकी दीवारों का प्लास्टर कभी कभी उखड़ जाता है। और अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आप वो घर छोड़कर किसी दूसरे होटल में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप उस घर के मालिक हैं तो आप मिस्त्री बुलाएंगे, छत ठीक करेंगे, रंग रोगन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुकून उन्हीं टूटी फूटी ईंटों में है जो किसी चमक दमक वाले रिजॉर्ट में नहीं मिल सकता। प्यार का मतलब ही है वो मिस्त्री बनने की काबिलियत। जब ईगो या दूरियों की दरार आए तो जो इंसान उस दरार में सीमेंट भरना जानता है वही असली आशिक है। भाग जाना तो कायरों का काम है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो इंसान ये जानता हो ये शख्स इरिटेटिंग है, इसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन दिन के आखिर में मुझे इसी की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत के लिए जो इंसान मिट्टी पकड़कर डटा रहता है उसकी मोहब्बत के आगे दुनिया के सारे लॉजिक हार जाते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, जब रिश्ते की छत से पानी टपकता है तो आप घर बदलते हैं या छत ठीक करते हैं? आपका जवाब ही बता देगा कि आप मोहब्बत कर रहे हैं या बस उपभोग कर रहे हैं। मरम्मत करने की इसी सोच से जुड़ी आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो कोई फेरी टेल नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक दहकते हुए अग्निकुंड से निकली हुई सच्ची घटना है। बात है 2011 की। टूरिया पिट नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की जो पेशे से माइनिंग इंजीनियर और मॉडल थी। एक दिन वो एक अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लेने गई, लेकिन दौड़ते वक्त अचानक जंगल में एक भयानक आग लग गई। आग की लपटें टूरिया को चारों तरफ से घेर लिया, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जिंदा रहते हुए टूरिया का 65% शरीर गलकर कोयला बन गया था। उनके हाथ की उंगलियां गल गईं, वो खूबसूरत चेहरा पूरी तरह झुलस गया। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। जब वो हॉस्पिटल के बेड पर किसी मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटी पड़ी थी, तब उनका बॉयफ्रेंड माइकल हॉस्किन अपनी नौकरी छोड़कर दिन रात 24 घंटे टूरिया के सिरहाने बैठा रहता था। उसे बच्चों की तरह खिलाना, उसकी ड्रेसिंग करना, ये सिर्फ सेवा नहीं, इबादत थी।
2 साल के लंबे वक्त के बाद जब टुरिया ठीक हुई तब वो पहले वाली टुरिया नहीं रही थी। अब उसका चेहरा देखकर लोग डर जाते थे। अपने हाथ से वो पानी का ग्लास तक नहीं पकड़ सकती थी। समाज ने माइकल को समझाया, ये लड़की अब एक बोझ बन गई है, इसे लेकर तुम क्या करोगे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन माइकल अपनी जगह से हिला तक नहीं। उन्होंने टुरिया से शादी की। बाद में एक इंटरव्यू में CNN के जर्नलिस्ट ने माइकल से पूछा, आप हैंडसम हैं, फिट हैं, आप चाहते तो किसी और से शादी कर सकते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने टुरिया के साथ रहने का फैसला क्यों किया? कभी छोड़ जाने का ख्याल आया? जवाब में माइकल ने जो कहा वो मोहब्बत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने टुरिया की चमड़ी या उसके खूबसूरत चेहरे से इश्क नहीं किया। मुझे इश्क हुआ था उसकी ना हार मानने वाली हिम्मत से, उसकी साफ बेदाग रूह से। आग ने उसकी चमड़ी जलाई है मानता हूँ, लेकिन वो आग उसकी रूह को छू भी नहीं पाई। वो इस दुनिया की इकलौती औरत है जो मेरे सपनों को पूरा करती है, इसलिए उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर जल जाने के बाद भी जो इंसान मलबे के बीच खड़े होकर आसमान देखने की हिम्मत रखता है, माइकल वही इंसान है। ये कपल आज भी जिंदा मिसाल है कि मोहब्बत चमड़ी की गहराई नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है। फिर प्यार की डेफिनेशन देते हुए फेमस राइटर उर्सुला के लीगुइन ने एक कमाल का मेटाफर यूज किया था। उन्होंने कहा, लव इज नॉट अ स्टोन, इट इज लाइक ब्रेड। मतलब मोहब्बत रोटी की तरह है जिसे हर रोज नए सिरे से बनाना पड़ता है। मतलब कल मैंने आपसे प्यार किया था, इसका ये मतलब नहीं कि आज मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। रिश्ते की भूख मिटाने के लिए उस प्यार की रोटी को दोनों को मिलकर रोज बनाना पड़ता है। वहाँ परफेक्शन की कोई जगह नहीं होती, वहाँ सिर्फ कोशिश और एक दूसरे का हाथ होता है। बहुत लोग अपने ईगो की वजह से चुप रहते हैं, सोचते हैं वो पहले सॉरी क्यों नहीं बोलेगा। पर इश्क कोई शतरंज का खेल नहीं है जहाँ किसी को हरा कर जीतना है। रिश्ते में जीतने का मतलब है दोनों का हार जाना ताकि रिश्ता जीत सके। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने कहा था, प्यार तभी गहरा होता है जब हम अपने नकाब उतार फेंकते हैं। जब आप जानते हैं कि सामने वाले का गुस्सा खराब है, वो बातें ठीक से नहीं कह पाता, फिर भी जब आप उस बिखरे हुए इंसान का हाथ पकड़कर भरी भीड़ में चलने में सुकून महसूस करते हैं, बस वही मोहब्बत है। किसी की शर्तें मानकर प्यार करना तो सबको आता है, वो तो एक डील या सौदा है। लेकिन जिसका कुछ भी आपकी शर्तों से मेल नहीं खाता, फिर भी जिसके बिना आपका गुजारा नहीं होता, उस जिद्दी और बागी एहसास का नाम ही तो है प्रेम। तो अब तक हमने जो भी बातें की वो सब स्टोरीज, वो त्याग, हॉर्मोन्स या वो आदत। क्या मोहब्बत का मतलब बस यही है? क्या प्यार सिर्फ इन डेफिनेशंस की बाउंड्री में कैद है? जवाब है नहीं। मोहब्बत गणित का कोई हिसाब नहीं जहां हैंस प्रूव्ड लिखा और मिल गया जवाब वहीं। ये तो उस नीले आसमान सा है अनंत, जिसका न कोई छोर न कोई अंत। हम बस इसके नीचे खड़े होकर इसमें समा सकते हैं, इसकी विशालता को महसूस तो कर सकते हैं, पर चाहकर भी इसे अपनी मुट्ठी में थाम नहीं सकते। जिसे किताबों में तैरने पर हजारों थियरीज पढ़ी जा सकती हैं, पानी की गहराई पर बड़ी बड़ी रिसर्च की जा सकती है, लेकिन जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरते, जब तक वो ठंडा पानी आपके जिस्म को छूता नहीं, जब तक सांस अटकने का और डूबने का डर महसूस नहीं होता, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि तैरना आखिर होता क्या है। मोहब्बत भी बिल्कुल ऐसी ही है। हजारों वीडियोस देखकर या बड़ी बड़ी फिलॉसफी सुनकर इसे नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए आपको उस गहरे समुद्र में छलांग लगानी ही पड़ेगी। कभी डूबना पड़ेगा, कभी तैरना पड़ेगा, और बीच बीच में वो समुद्र का खारा पानी भी पीना पड़ेगा। क्योंकि सच यही है कि यू हैव टू एक्सपीरियंस द फॉल टू नो द फ्लाइट। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर में एक बड़ी गहरी बात कही गई थी कि लव इज द वन थिंग वी आर केपेबल ऑफ परसीविंग दैट ट्रांसेंड्स डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। यानी मोहब्बत ही वो इकलौती चीज है जो वक्त और स्पेस की सीमाओं को पार करके हम तक पहुंच सकती है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। 100 साल बाद मेरा या आपका कोई नामो निशान, कोई वजूद इस दुनिया में नहीं बचेगा, लेकिन वो जो आपने किसी से निस्वार्थ मोहब्बत की थी, किसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की थी, किसी के टूटे दिल का सहारा बने थे, वो एनर्जी इस कायनात में हमेशा जिंदा रहेगी। जैसे प्रकाश वर्ष दूर वो चमकता सितारा जो बुझकर भी भेजता है रोशनी का नज़ारा, ठीक वैसे ही इंसान भले हो जाए ओझल, पर रह जाती है पीछे उसकी मोहब्बत की हलचल। इसलिए परिभाषाओं की किताब मत खोलो, नफे नुकसान का हिसाब मत तोलो, बस थोड़ी बेबाकी, थोड़ी दीवानगी से जियो, इस नश्वर दुनिया में अमर होने का जहर पियो। तो बस प्यार कीजिए, चाहे वो महबूबा हो या माँ बाप का साया, या कोई नन्हा सा प्राणी जिसमें रब नजर आया। दिल के दरवाजे खोलिए, हर किसी से जुड़ जाइए, सिर्फ खुद तक नहीं किसी और की तरफ मुड़ जाइए। क्योंकि जब तक ये एहसास रूह में नहीं उतर रहे, यकीन मानिए आप जिंदगी जी नहीं रहे, बस जीने की एक्टिंग कर रहे हैं।